हेलो मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपके साथ मैं लाइव जुड़ चुका हूं और आज हम लोग जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज के बारे में और प्रियम्बल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और देखो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और जुड़ जाइए इस प्लेटफॉर्म से, इसलिए कि ताकि आपको यहाँ पे सारी चीजें जो मिलने वाली है वो बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। और यूपी पीसीएस 2014 को टारगेट करके ही पूरी पढ़ाई करने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। कई सारे लोग करंट अफेयर्स का वेट कर रहे हैं और आर्थिकी का वेट कर रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि जल्दी ही ये आपको मिलेगा। देखिए अभी भी आपके पास समय है तो बड़े आसानी से करंट अफेयर और आर्थिकी में कराऊंगा और वहीं से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन करीब वहां से क्या होंगे, पूछे जाएंगे। तो दोस्तों जुड़ जाइए। देखे कौन कौन है। के हेलो, नैन्सी, शानी हेलो, वेटिंग सर, गुड नैन्सी, और चंदन जी जुड़ चुके हैं, वेरी वेलकम सभी लोगों को। और आइए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत क्या क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना हमेशा रहती है। देखो हमारा जो संविधान बनाया गया उसको कई सारे संविधानों का अध्ययन करके बनाया गया और वहां से बहुत सारी चीजें उठाकर अपने संविधान में डाली गई। तो यही देखना है कि संविधान के अंदर जो चीजें डाली गई थी वो कहां कहां से ली गई है, किस देश से ली गई है या कहीं दूसरे सोर्सेज से ली गई, तो उन सोर्सेज के बारे में भी हमें पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले जो सबसे मेजर सोर्स है हमारे संविधान के अंदर वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी भारतीय जो आपका अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम 1935, वहां से सबसे ज्यादा चीजें ली गई थी। और देखा जाए तो क्या क्या ली गई थी जरा हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो देखिए यह सबसे मेजर सोर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, जो बनावट ली गई है, वो पूरा कहां से उठा ली गई है, वो उठा लिया गया है आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। हेलो त्रिपाठी सर, कैसे हैं? और भक्ति भारत, आपका भी स्वागत है। जोड़िए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ताकि जो है और लोग भी पीसीएस 2023 का में इसका फायदा उठा सके। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, गारंटीड है, लिख के ले लो मुझसे। अब देखो एक चीज है, फेडरल स्कीम जो लिया गया था ये भी यहीं से लिया गया था। और मैंने आपको बताया था फेडरेशन क्या होता है। फेडरेशन होता है जहां पे राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है, यानी स्टेट और सेंटर के बीच में क्या होता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बंटवारा हो जाता है। और कई सारे राज्यों से मिलकर एक देश जब बनता है उसको क्या बोलते हैं, फेडरल स्टेट या फेडरल नेशन कहा जाता है। जैसे इंडिया भी क्या एक प्रकार का नेचर फेडरल है, लेकिन हम यूनियन कहा जाता है हमें। लेकिन यूनियन का क्या गुण है और फेडरेशन में क्या अंतर है, इसको हम लोग समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। जब अभी थोड़ी देर की मैं प्रियम्बल जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे इसको समझने का प्रयास करेंगे। साथ में ही यहां पर देखा जाए तो फेडरल स्कीम में हम कहां से लिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। और गवर्नर का जो ऑफिस है, हर राज्य में गवर्नर अपॉइंट किया जाता है दोस्तों, है ना। तो जो गवर्नर का ऑफिस है याद रखो वो भी कहां से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 19। देखो दो चीजें पूछा जाएगा, है ना, कि गवर्नर को अपॉइंट करने का तरीका कहां से लिया गया है वो, और एक पूछा जा रहा है कि गवर्नमेंट का पद या ऑफिस कहां से लिया गया है। तो पद जो है वो ऑफिस लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, ये याद रखो। आगे हम बताते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी कहां से, 1935 के एक्ट के द्वारा ही लाया गया था। देखो ली कमीशन के अनुशंसा के आधार पर इंडिया में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया था उस टाइम पे, ठीक है। और इसके बाद राज्यों के लिए, अलग अलग राज्यों के लिए एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सारा प्रावधान ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंदर ही किया गया। तो याद रखना पब्लिक सर्विस कमीशन जिसकी तैयारी आप अभी कर रहे हो, जिसका एग्जाम देने वाले हो आप और उसके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से वो लिया गया था, याद रखिएगा। और स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बता ही दिया, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिटेल था वो भी यहीं से लिया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि जो प्रशासनिक जो जितनी भी विविधताएं हैं वो सब कहां से ली गई थी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अब देखो आज भी लोग कहते हैं ना कि हमारे यहाँ देश में बहुत सारे नियम कानून अंग्रेजों के द्वारा ही बनाए गए हैं। और देखो क्यों, क्योंकि यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल था वो कहां से लिया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। आज भी हमारे यहाँ जो पुलिस है बहुत सारे पुराने कानूनों पर काम कर रही है। आईपीसी सीआरपीसी को देखो तो बहुत पुराने हो गए, अब इसमें चेंजेस की आवश्यकता है। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे नियम कानून भी बदलते रहते हैं और धीरे धीरे गवर्नमेंट चेंज करती भी रहती है, उसमें कोई दोष देने की बात नहीं है, ठीक है। चलो, और देखो इमरजेंसी प्रोविजन ये भी कहां से लिया गया था, यानी कि इमरजेंसी का प्रावधान जो आपातकालीन प्रावधान है वो भी लिया गया था 1935 वाले एक्ट से ही लिया गया था। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है कि बताइए इमरजेंसी प्रोविजन कहां से लिए गए, तो क्या बताएंगे,
1935 से लिया गया है। और पूछा जाएगा कि इस समय यानी इमरजेंसी के समय मौलिक अधिकारों का समाप्त हो जाना यानी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट वो कहां से लिया गया है, तो वो बताएंगे आप कहां से, जर्मनी से लिया गया है। तो देखो दोनों क्वेश्चन में अंतर दिखाई पड़ रहा है। अब यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कि बताइए इमरजेंसी प्रोविजन कहां से, तुरंत कहते हैं जर्मनी। अरे भाई नहीं, ये कहां से, 1935 से। और जर्मनी से क्या लिया गया है, जर्मनी से लिया गया उस समय यानी इमरजेंसी के समय मौलिक अधिकारों का समाप्त हो जाना यानी कि सस्पेंशन हो जाना। ठीक है ना, एग्जाम पॉइंट हेलो वेलकम आपका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बातें करते हैं यहां पे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन यहां से क्या क्या चीजें लिया गया। देखो हमारे देश के अंदर ना ब्रिटिशर्स ने बहुत लंबे समय तक शासन किया, लगभग 200 सालों तक, तो उनका प्रभाव तो हमारे ऊपर पड़ना ही था। ठीक है ना, वो छोड़ कर गए, हमें प्रभावित करके गए, और उनके सिस्टम से ज्यादा देर समय तक रूल करने की वजह से जो उनका सिस्टम था उससे हम काफी अच्छे तरीके से परिचित हो गए थे। इस वजह से उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखो सबसे पहले रूल ऑफ लॉ यानी कानून का जो राज होना चाहिए, ये कहां से लिया गया, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक, याद रखना। फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी संसदीय प्रणाली जो ली गई वो भी ली गई। देखो दो प्रकार के गवर्नमेंट होता है, ठीक है ना, आपको आगे चल के बताऊंगा। दो प्रकार की सरकार होती है, एक होता है पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ सिस्टम और एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, यहां पे जो आपका एग्जीक्यूटिव होता है ना वो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो पावर्स होते हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का ये ब्लेंड होते हैं, वो डिवाइडेड अलग, यानी कि जो हमारा लेजिस्लेचर होता है वही से एग्जीक्यूटिव भी चुनकर आता है। लेकिन वही प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो होता है ना वहां पे थोड़ा अलग है, वहां पे एग्जीक्यूटिव बिल्कुल पार्लियामेंट से अलग होता है, ये याद रखिएगा। तो यहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहां से लिया गया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब देखिए इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक और विशेषता ये है कि यहाँ पे दो प्रकार के जो है एग्जीक्यूटिव पाए जाते हैं। एक है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव यानी कि हमारा प्रेसिडेंट है ना, और एक होता है आपका रियल यानी कि प्राइम मिनिस्टर। जो नॉमिनल होता है इसको डुज्यूर कहते हैं, और जो आपका रियल होता है यानी प्राइम मिनिस्टर उसको डिफैक्टो कहते हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव, ये भी अंतर है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में। तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया गया और दो हाउसेस बनाए गए, एक लोअर हाउस और एक दूसरा अपर हाउस बनाया गया, ये याद रखना आप लोग। इसके बाद हमारे ये कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। सिंगल सिटीजनशिप भी कहां से लिया गया, ये भी ब्रिटेन से लिया गया, यानी कि ब्रिटेन में सभी के लिए, देखो ब्रिटेन कई सारे देशों से मिलकर बना हुआ, 4 देशों से, तो वहां पे सबके लिए ब्रिटेन की एक ही नागरिकता है। वैसे ही हमारे देश के अंदर भारत की एकमात्र नागरिकता है, आपको केवल एकल नागरिकता प्राप्त होगी, तो सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है ना। कैबिनेट सिस्टम यानी देखो कैबिनेट सिस्टम भी कहां से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया, और भारत के अंदर भी वहीं से कैबिनेट सिस्टम भी निकाल लिया गया। यानी कि कुछ लोग मिलकर गवर्नमेंट का डिसीजन लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट मंत्री होते हैं वो कैबिनेट में होते हैं और वो लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं, किसी भी डे टू डे डिसीजन लेने का काम करते हैं ये लोग। ठीक है ना, याद रखिए। फिर जब हम लोग पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बारे में डिटेल, तो यहाँ पर कैबिनेट के बारे में भी वहां पे डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है ना दोस्त साथियों। चलो इसके बाद जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है यानी जो नियम कानून, जो विधायी प्रक्रिया है कि संसद के अंदर नियम कानून बनाए जाते हैं, कैसे कैसे वहां पे प्रस्ताव लाया जाता है, प्रस्ताव लाने के बाद उस पर वोटिंग होती है, फिर जो है उसके बाद राष्ट्रपति का साइन होता है, ये सारी जो प्रक्रिया है ये भी कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया। याद रखना कैबिनेट सिस्टम, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ये दोनों ही कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। और बाइकैमरलिज्म, ये पार्लियामेंट का 2 होना है, बता चुका हूं मैं, यानी कि लोअर हाउस और अपर हाउस, ये सिस्टम भी कहां से, ब्रिटेन से। और जो प्रोरोगेटिव रिट्स होते हैं, ठीक है ना, विशेष अधिकार रिट जो होता है, ये भी कहां से लिया गया था, ये भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। देखो हमारे संसद के अंदर क्या होता है ना, जो सांसद होते हैं उनको कुछ विशेषताएं दी जाती है, कुछ अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके के रिट जो है वो भी कहां से, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। नेक्स्ट हमारे पास है यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन। वहां से भी बहुत सारी चीजें उठाकर हमारे देश के संविधान में डाली गई। जरा देखते हैं कौन कौन सा, यहाँ पे देखते हैं टेक्निकल यूपी, हेलो टेक्निकल यूपी, नाइस सर, हेलो नाइस, वेरी नाइस नैंसी। आप लोग जो है वीडियो को शेयर भी करिए। आप देखो शेयर करो ना करो, लाइक करो ना करो, कुछ ना करो, ठीक है ना, आपकी मर्जी है, लेकिन वीडियो को ध्यान से देखो ताकि आपका जो आपके अंदर जो इसको एनालाइज करने की जो क्षमता है ना वो बढ़नी चाहिए। क्योंकि एग्जाम में आजकल जो क्वेश्चन है ना वो एनालिटिकल टाइप के आने लगे हैं, तो एनालाइज करना सीखिए आप। आपके पास सारे नॉलेज होने चाहिए ताकि जब क्वेश्चन आए तो उस समय उसे कर ले जाए। और मैं बहुत डिटेल में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, क्लास थोड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन एक चीज है, अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो क्वेश्चन गलत तो नहीं होंगे, है ना। जल्दी जल्दी में
देखो एक चीज मैं बताऊं, आप लोग यूट्यूब के चक्कर में पढ़ते हैं, कई सारे लोग जो जल्दी जल्दी पढ़ा के भाग जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो क्लास को इंटरटेनिंग बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम जो क्लास को इंटरटेनिंग ज्यादा नहीं, हाँ एक लिमिट तक ठीक है इंटरटेनमेंट है, लेकिन हम लोग ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल बनाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको रियल नॉलेज जो है वो प्राप्त हो सके, ठीक है साथियों। चलो यहां पर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, तो वहां से जुडिशियल रिव्यू लिया गया है ना, यानी न्यायिक समीक्षा। ये क्या चीज है, जुडिशियल रिव्यू का ये मतलब हुआ कि देखो जैसे कोई नियम कानून बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा, तो उसके ऊपर जुडिशियल क्या करता है, रिव्यू करता है कि वो नियम और कानून जो बनाए गए हैं वो सही है या गलत है, या न्यायालय ही कोई डिसीजन दे देता है तो उसके ऊपर भी न्यायालय रिव्यू कर सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है। तो इसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो ये कहां से लिया गया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया है ना। इसके बाद फंडामेंटल राइट की बात करें, मौलिक अधिकार, तो देखो मौलिक अधिकार क्या करते हैं ना, नागरिकों को शक्तिशाली बनाते हैं, स्टेट के अगेंस्ट होते हैं बहुत ज्यादातर ये मौलिक अधिकार, और जो नागरिक होता है ना उसको सशक्त बनाते हैं क्योंकि उसको कुछ राइट प्रदान करते हैं, जैसे बोलने की आजादी, एक्सप्रेस करने की आजादी, लाइफ की आजादी, धर्म की आजादी और समानता की स्वतंत्रता, ये कई सारे फ्रीडम्स दिया जाता है फंडामेंटल राइट के द्वारा। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये किसी भी देश को एक डिक्टेटर स्टेट बनने से रोकता है। तो ये फंडामेंटल राइट कहां से लिया गया, ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। अब देखो ये जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत में इसको फंडामेंटल राइट कहते हैं ना, और वहां पे बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, बिल ऑफ राइट्स। यानी कि यूएसए में पूछा जाएगा एक क्वेश्चन कि बताइए फंडामेंटल राइट को यूएसए में क्या कहते हैं, तो क्या बताएंगे, बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। और इसको एक चीज और है ना, कि जैसे हमारे यहाँ पे जब फंडामेंटल जब राइट जो दिया गया उस समय, तो सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट जो दिया गया था ना, वो दिया गया था ब्रिटेन में। वहां पे किंग जॉन थे, उन्होंने एक नियम लेकर आए थे जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता था। तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि बताइए कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, क्या बताएंगे आप, ये फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि जो हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम है वो क्या है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है। यह सिस्टम भी कहां से लिया गया है, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इंपीचमेंट प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो कहां से लिया गया है, तो क्या बताएंगे, यूएसए से लिया गया। जैसे यूएसए में राष्ट्रपति को इंपीच कर सकते हैं, अभी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन चलाया गया था, तो वैसे ही भारत के अंदर भी राष्ट्रपति के खिलाफ ये इंपीचमेंट मोशन चलाया जा सकता है, हालांकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है ना साथियों। चलो अब आगे हम बात करते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए चेयरमैन ऑफ अपर हाउस, ये भी कहां से लिया गया है, यूएसए से। तो देखो हमारे यहाँ जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो जो भी हो, वो आपका ऑफिशियली चेयरमैन होता है आपका राज्यसभा का, यानी जो कोई व्यक्ति भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा राज्यसभा का चेयरमैन अपने आप बन जाएगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम कहां से उठाया गया है, यूएसए से उठाया गया है, ठीक है। और रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, तो इनको कैसे हटाया जाएगा, ये प्रक्रिया भी कहां से उठाई गई है, यूएसए से उठाई गई है। इतना याद रखना आपको कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का जो है प्रोसीजर कहां से उठाया गया, ये यूएसए से उठाया गया, ठीक है साथियों। चलो बिल्कुल यूएसए। अब नेक्स्ट देश बात करते हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन या आयरलैंड से क्या क्या लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमारे देश में हमारे संविधान में भाग 4 के अंदर ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जिसमें राज्य को कुछ निर्देश दिए गए हैं कि राज्य का कर्तव्य है कि ये काम करे। उस समय इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे ना, तो उन रिसोर्सेज नहीं होने की वजह से निर्देशित किया गया कि भविष्य में जब ऐसे रिसोर्सेज आ जाएंगे तो उस समय इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराया जाएगा, और सरकार समय समय पर इसको लागू कराती भी रहती है, ठीक है ना। चलो, और अभी एक नीति निर्देशक तत्व पे बहुत ज्यादा बवाल है ना, आर्टिकल 44। अब बताना आप कमेंट में कि आर्टिकल 44 में क्या ऐसा है कि जिसके ऊपर बवाल मचा हुआ है, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू द अपर हाउस। तो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं अपर हाउस में कुछ मेंबर्स, उनका जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो भी कहां से ली गई है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। तो ये काम याद रखना कि जो अपर हाउस में नॉमिनेट किए जाते हैं जो सांसद राष्ट्रपति के द्वारा, वो भी कहां से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन मेथड है इनडायरेक्ट होता है, याद रखना प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व में एकल संक्रमण प्रणाली है। ये जो पूरा सिस्टम है कहां से लिया गया, ये भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया, 3 चीजें देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी,
नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ द अपर हाउस, यानी कि उच्च सदन के सदस्यों का जो नॉमिनेशन होता है, और इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को चुने जाने की प्रक्रिया, ये सारा का सारा कहां से लिया गया है? ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, रेसिजुअरी पावर विद द सेंटर। अब ये बात आती है केंद्र के साथ में अवशिष्ट शक्तियां। अब ये अवशिष्ट शक्तियां या रेसिजुअरी पावर ये क्या है भाई? देखो, जब विषय अलग अलग विषय बांटे जाते हैं सभी, कुछ राज्यों के लिए, कुछ केंद्र के लिए, कुछ कंकरेंट लिस्ट में रखा जाता है। ये जो विषय है, आपको जो पता है वो सारी चीजें विषय डाल दिया आपने, लेकिन कुछ ऐसे विषय हो सकते हैं जो आपको ना पता हो या भविष्य में आ जाए। जैसे जब हमारा संविधान बनाया गया तो उस समय इंटरनेट नाम की कोई चीज नहीं थी, है ना। बाद में इंटरनेट आ गया, तो अब इंटरनेट किसके अंतर्गत रखा जाएगा? राज्य के, केंद्र के, या कंकरेंट लिस्ट में कहां रखा जाएगा? तो ऐसे सिचुएशन में ये जो शक्ति दी गई थी, रेसिजुअरी पावर, ये सेंटर में दी गई थी, यानी केंद्र में दी गई थी कि वो इसके लिए नियम कानून बनाएगा। बात समझ में आई? तो ये जो रेसिजुअरी पावर है केंद्र के पास होती है, और ये कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया। ठीक है साथियों। फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो मैंने आपको बताया था कि फेडरेशन है, फेडरेशन का मतलब होता है कि राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बट देयर इज ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि स्ट्रॉन्ग सेंटर ये कहां से लिया गया, तो क्या बताएंगे? कनाडा से लिया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लो भैया, मैंने बताया था डिफरेंस, याद रखना। अगर पूछा जाएगा कि गवर्नर का पोस्ट कहां से लिया गया, तो क्या बताओगे? 1935 के एक्ट से लिया गया था, यानी ऑफिस ऑफ गवर्नर। लेकिन पूछा जाएगा इनके अपॉइंटमेंट का तरीका कहां से लिया गया, तो ये लिया गया है आपके कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? यानी कि इनको अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट कर किए जाते हैं, और उनके प्रसाद पर्यंत या प्लीजर में ही कार्य करते हैं। ठीक है ना। तो ये पूरा तरीका कहां से लिया गया? कनाडा से। लेकिन ऑफिस कहां से लिया गया है? वो 1935 से लिया गया। ठीक है साथियों। चलो आगे बात करते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? कई बार एडवाइस देता है ना। तो इस तरीके का राष्ट्रपति भी इनसे एडवाइस ले सकते हैं। तो इस तरीके का जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, ये भी कहां से लिया गया था? ये लिया गया था आपका कनाडा से लिया गया था। ठीक है साथियों। चलो अब बात करते हैं साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है। तो साथियों, आप लोग जुड़े हुए हैं तो कमेंट तो करते रहो, थोड़ा थोड़ा बातें करते रहते हैं हम आपस में। मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसे जुड़े ताकि हम लोग आपस में बातें कर सके, कम्युनिकेशन ज्यादा से ज्यादा हो। जितना ज्यादा कम्युनिकेशन होगा क्लास में उतना ही मजा आएगा। आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए तो साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है? अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे संविधान के अंदर क्या किया जाता है? अमेंडमेंट किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। तो संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? ये साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द अपर हाउस। अब देखो चीजें कैसे कंफ्यूज होते हो आप। यहां पे कह रहा है उच्च सदन के सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति, ये कहां से ली गई है? तो ये साउथ अफ्रीका से ली गई है ना। यानी कि राज्यसभा में जो सदस्य का निर्वाचन होगा वो विधि पूरी कहां से है? साउथ अफ्रीका से। लेकिन जो मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य, वो आयरलैंड से ली गई थी। ये देखो किस तरीके से क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज हो सकते हो आप, तो ये कंफ्यूजन को बचाए रखना है। ठीक है साथियों। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें यूएसएसआर का कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यहां पे थोड़ा सा गैप है। ठीक, तो रिपब्लिक का मतलब बताया था मैंने। रिपब्लिक का मतलब होता है कि ऐसी जगह या ऐसा गवर्नमेंट जहां का जो हेड ऑफ स्टेट है वो एक नियमित अंतराल के बाद इलेक्टेड होता है। यानी भारत का जैसे कि एक हर 5 साल में राष्ट्रपति चुना जाता है, वैसे ये भी रिपब्लिक था। ठीक है ना। यूएसएसआर, यहां से क्या लिया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई नागरिकों को बताने के। देखो मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था, बल्कि इसको एक संविधान संशोधन किया गया जिसका नाम है 42वां संविधान संशोधन। कब किया गया था? 1976 में किया गया था। इसके द्वारा लाया गया। अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज के पीछे कारण क्या है? सोचा कभी क्या कि 1976 में इसे लाने की जरूरत क्या पड़ी? मूल संविधान में क्यों नहीं डाल दिया था इसको? देखो इमरजेंसी लगी थी 1975 में, और इमरजेंसी के समय नागरिकों को समझाया गया कि देखो भैया तुम्हारी कुछ कुछ ड्यूटीज हैं, उन ड्यूटीज को निभाना है। तो वो ड्यूटीज को निभाने के लिए क्या ले आया गया? ये मौलिक कर्तव्य लाया गया। ठीक है। तो नेता लोग अपने तरीके से चीजों को ढालने का प्रयास करते हैं। तो ठीक है, चलो मौलिक कर्तव्य कोई बुरी बात नहीं है, लोगों को पता होना चाहिए कि उनके मौलिक कर्तव्य क्या क्या है। ठीक है साथियों। चलो इसके बाद
आइडियल्स ऑफ जस्टिस इकोनॉमिक, देखो हमारे यहाँ जो आइडियल्स हैं सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो जस्टिस ये है, ये भी कहां से लिया गया था, ये यूएसएसआर से लिया गया था। क्योंकि देखो सोशलिज्म कहां से शुरुआत हुआ, सोशलिज्म का मेन जो गढ़ बना था वो यूएसएसआर ही बना था, तो वहां से ये सोशलिज्म का ये कीड़ा हमारे देश में भी आया। चलो आगे बात करते हैं फ्रांस। फ्रांस से क्या क्या लिया गया, तो फ्रांस से सबसे पहले रिपब्लिक नेचर, गणतंत्र नेचर। तो हमारा देश क्या है, गणतंत्र है, हर 5 साल में राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ये कहां से लिया गया, फ्रांस से लिया गया। और साथ में कुछ आइडियल्स लिए गए, कौन कौन से, लिबर्टी का, ठीक है ना, इक्वालिटी का, फ्रेटर्निटी का, ठीक है ना, ये सब डाले गए हमारे प्रियम्बल के अंदर, प्रस्तावना के अंदर। क्या क्या, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सब कहां से लिए गए, फ्रांस में। देखो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर ये सारे शब्द टर्म यूज किए गए थे, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। तो वहीं से ये सारे उठाकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी डाला गया और प्रियम्बल में ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। आज ही प्रियम्बल पढ़ाना ना हूं, अभी इसके तुरंत बाद प्रियम्बल पढ़ाऊंगा, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है साथियों, चलो आगे हम बात करते हैं वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन यानी जर्मनी, वहां से क्या क्या चीजें ली गई। तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, देखो नेशनल इमरजेंसी और कोई इमरजेंसी के समय फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होते भाई साहब। ठीक है, कब सस्पेंड होते हैं फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं कब, नेशनल इमरजेंसी के समय पे। ठीक है ना, और ये पूरी प्रक्रिया कहां से ली गई, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था उस समय जर्मनी का, वहां से लिया गया है, याद रखना। ठीक, चलो अब इसमें हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से वहां से क्या क्या चीजें ली गई हैं। तो ऑस्ट्रेलियन संविधान से कंकरेंट लिस्ट, 3 लिस्ट होते हैं, है ना, कौन कौन से, सेंट्रल लिस्ट, फिर स्टेट लिस्ट और उसके बाद कंकरेंट लिस्ट, जो दोनों नियम कानून बना सकते हैं। तो ये कहां से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब जरूरत पड़ती है तो दोनों हाउस का ज्वाइंट सिटिंग बुलाना पड़ता है। अब ज्वाइंट सिटिंग एक साथ दोनों हाउस बैठा दिया, लोअर हाउस और अपर हाउस, ये भी कहां से लिया गया है, ये लिया गया आपके ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो उस समय बताऊंगा ज्वाइंट सिटिंग क्यों बुलाई जाती है, इसमें किस प्रकार से आपके लोअर हाउस को एज प्राप्त हो जाता है, एज मतलब बढ़त प्राप्त हो जाता है। इसके बाद फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, इसे कहां से लिया गया है, इसको लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कौन जुड़ा है और देख, श्वेता हेलो हाय, नाइस सेशन, हाँ ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन यानी जापान, और देखते हैं ना आप लोग, जापान हमारा जो है बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है ना, और जापान काफी डेवलप्ड भी है, टेक्नोलॉजी भी इंडिया को प्रोवाइड कर रहा है, कई जगह पे बुलेट ट्रेन जो है वो बना रहा है, तो बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट में जापान इन्वॉल्व है। देखते हैं यहां से क्या क्या लिया गया। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कानून द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया होती है वो सिस्टम कहां से लिया गया है, ये जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, जापान के संविधान से लिया गया। तो ठीक है मित्रों, हमने क्या क्या देख लिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज क्या क्या हैं। तो हर जो भी सोर्सेज थे यानी 1935 के एक्ट से लेकर यहां जापान तक, बीच में और भी देशों से क्या क्या लिया गया इंपॉर्टेंट चीजें, वो सब चीजें हमने देखा। इसको बार बार रिवाइज करना, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और मुझे लगता है इस बार पीसीएस में भी और यूपीएससी में, दोनों में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टेटमेंट वाइज ही सही लेकिन होगा जरूर। ठीक है साथियों, चलो अब हम लोग आज और बात करने वाले प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। देखो प्रियम्बल भारतीय संविधान में जोड़ा गया, देखो पूरा संविधान बना लिया गया, तो उसके बाद सबसे लास्ट में संविधान बनने के बाद प्रियम्बल को जोड़ा गया था। इसको लेकर विवाद भी हुआ था, बाद में बेरूबारी केस कुछ हुआ था, मैं बताऊंगा क्या केस था और क्या विवाद था पूरा पूरा। लेकिन यहां पर हम बात करें प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हम लोग शुरुआत कर, देखो प्रियम्बल क्यों रखा गया। जैसे आप एक कोई बुक है ना, तो बुक पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो पेज होता है उस पर लिखा रहता है प्रस्तावना, है ना, तो प्रस्तावना पढ़ते हैं तो वहां पे जो राइटर होता है वो अपने बारे में या बुक के बारे में कुछ कुछ चीजें वहां पे बताता है, एक जनरल इंट्रोडक्शन देने का प्रयास करता है। तो वैसे ही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रियम्बल डाला गया जो संविधान के लिए एक जनरल इंट्रोडक्शन देता है, एक फिलॉसफी प्रदान करता है। अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसी जगह, कौन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा भाग है या कौन सा पार्ट ऐसा है जहां पे आपको फिलॉसफी मिलती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो क्या बताएंगे, प्रियम्बल में ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी मिलती है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, है ना। तो प्रियम्बल जो लिया गया है ये कहां से लिया गया है, ये यूएसए से लिया गया। कहां से लिया गया है, यूएसए से, अमेरिकी संविधान से लिया गया, क्योंकि प्रस्तावना की जो शुरुआत की गई थी ये यूएसए से करी गई थी। ठीक है साथियों, और पहली बार वहीं से प्रस्तावना शुरू की गई और वहीं से उठाकर भारत में भी डाला गया। ठीक, इसके बाद हम बात करें तो
भारतीय संविधान का एक प्रकार का ये प्रीफेस है, यानी कि ये जो एक पूरा फेस होता है ना, प्रीफेस यानी पहले आपको बताता है कि भारतीय संविधान कैसा होगा, वो है हमारे यहाँ प्रियम्बल। पालखी वाला ने इसे कहा था आइडेंटिटी कार्ड। मिस्टर पालखी वाला थे, है ना, इन्होंने कहा कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, आइडेंटिटी कार्ड है। देखो आप किसी का आइडेंटिटी कार्ड देखते हो तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि इसका नाम ये है और ये यहाँ से रहने वाला है और ये जो भी थोड़ा बहुत डिटेल इसका एड्रेस है ये है, तो आपको एक आइडिया लगता है कि फला व्यक्ति किस नेचर का हो सकता है, कौन सी भाषा बोलता है, किस तरीके का फूड वो खाता होगा, एक जनरल आइडिया लग जाता है ना। तो वैसे ही जो हमारा प्रियम्बल है, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से तो पूरे संविधान का एक जनरल आइडिया आप इसको लगा सकते हैं। इसीलिए पालखी वाला ने इसको क्या क्या, ये एक आइडेंटिटी कार्ड है। इसके बाद ये इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी भारतीय संविधान का क्या, ये इंट्रोडक्शन है, यानी कि ये क्या है, परिचय देता है। इसके बाद अब देखिए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक लाया गया था, याद है आपको, मैंने पढ़ाया था कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया था। ठीक, उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का ही एक तरीके से मॉडिफाइड वर्जन है ये। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जो प्रस्तावना है ये कहाँ का मॉडिफाइड वर्जन है, यानी इसके शब्द जो उठाए गए थे वो कहाँ से उठाए गए थे। तो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था वहां से उठाए गए थे। और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब पास हुआ था असेंबली में, 22 जनवरी 1947 को ये पास हुआ था। और वहीं से कुछ कुछ चीजें उसमें से उठाकर हमारा ये प्रियम्बल बना दिया गया। ठीक साथियों, चलो अब इसमें देखते हैं कि हमारा प्रियम्बल, देखो कुछ चीजें और मैं आपको फैक्ट बता देता हूं। हमारे यहाँ एक व्यक्ति थे जिनका नाम था के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी जी ने ये कहा कि ये हॉरोस्कोप है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी भविष्य फल। जब आप लोग उठते हैं ना तो सुबह पेपर ढूंढते हैं कि हमारा पेपर में देखें कि आज भविष्य क्या है। भाई हर बार कुछ ना कुछ भविष्य में वही बताता है, ऐसा कुछ होता नहीं है जीवन में, ठीक है ना। एक ही चीजें हर हफ्ते के बाद वो रिपीट कर देते हैं, आप पढ़कर खुश हो जाते हैं कि आज जाऊंगा तो बहुत अच्छा मूड रहेगा, बहुत अच्छा मेरे साथ होने वाला है, तो अक्सर वो अच्छी अच्छी चीजें लिखते हैं। लेकिन खैर, तो इन्होंने कहा था हॉरोस्कोप है, भविष्य फल है। किसने कहा था, के.एम. मुंशी ने। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इट इज की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की कुंजी है। यानी आपके पास अगर की है तो आप तिजोरी खोल कर देख सकते हैं कि क्या क्या है, कुंजी नहीं है तो तिजोरी नहीं खुलेगी। तो आपको प्रियम्बल समझना है, प्रियम्बल समझ गए तो बाकी संविधान को समझने में भी आपको आसानी होगी। बात समझ में आई। और इसको संविधान की फिलॉसफी कहा जाता है ना, दर्शन। यानी कि एक बार अगर आप प्रियम्बल अच्छे से पढ़ते हैं तो पूरे संविधान का एक छोटा सा दर्शन आपको ये प्रोवाइड कर देता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि क्या लिखा गया है हमारे प्रियम्बल के अंदर। जबरदस्त, आपको पढ़ना चाहिए प्रियम्बल को, ठीक है ना। मैं आपको प्रियम्बल पढ़ के बताता हूं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, क्या sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens क्या justice, कौन से, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship। इसके बाद equality of status, opportunity and promotes among them all। फिर fraternity, तो फ्रेटर्निटी में ensuring dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। देखो unity and integrity of the nation। Then in our constitution, constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। पढ़ो इसे, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इसमें तो हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या बांटेंगे, यहां पे 4 भागों में बांट सकते हैं। 4 भागों में कौन सा, सोर्स। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, यानी पावर इसे कहां से प्राप्त हो रही है। दूसरा नेचर, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंडिया है, देश है, उसका नेचर क्या है, तो सोवेरियन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव, यानी कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये क्या है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। और इसके बाद लास्ट में डेट, यानी 4 भागों में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं अपने प्रियम्बल को। कौन कौन सा भाग बताया, सबसे पहले आप कि सोर्स क्या है प्रियम्बल का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स, फिर नेचर ऑफ स्टेट, इसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट, और सबसे लास्ट में डेट, यानी कि हमारा संविधान कब बनकर तैयार हो गया था, संविधान सभा में कब पास हो गया, 26 नवंबर 1949 को पास हो गया था। ठीक है साथियों, आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट कर देना करो, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा कमेंट, थोड़ा थोड़ी लाइक बनता है, इतना तो चलो ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो हमारा जो प्रियम्बल है अभी तक केवल और केवल एक बार इसको अमेंड किया गया, केवल और केवल एक बार चेंज किया गया इसमें, ठीक।
कब चेंज किया गया था? ये 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976, उसके द्वारा इसे चेंज किया गया। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। यहां से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन से शब्द मूल संविधान में नहीं थे। तो ये 3 शब्द जो है ना, ये मूल संविधान में नहीं थे, बल्कि क्या हुआ, इनको बाद में जोड़ा गया। क्या था इसमें? सोशलिस्ट यानी कि समाजवाद। क्या? समाजवाद। सोशलिस्ट ये शब्द बाद में जोड़ा गया। सेक्युलर यानी कि पंथ निरपेक्ष, ये भी बाद में जोड़ा गया। इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता, ये भी बाद में जोड़ा गया। तो ये 3 शब्द सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया। मूल प्रियम्बल में ये शब्द नहीं थे। ठीक है साथियों, अब देखिए, हाँ, अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका सोर्स क्या है, इसकी अथॉरिटी कहां से आती है? तो ये अथॉरिटी आती है, देखो सबसे पहले ही अगर आप देखो यहाँ पे तो लिखा हुआ वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पावर है या अथॉरिटी जो मिलता है, कहां से मिलता है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया से मिलता है, यानी हम भारत के लोगों से। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए भारतीय संविधान का सोर्स क्या है, यानी अथॉरिटी क्या है? तो क्या बताएंगे? वी द पीपुल ऑफ इंडिया। आपके वी द पीपुल ऑफ इंडिया, आपके ऑप्शन में रहेगा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, और बाद में रहेगा पीपुल ऑफ इंडिया। तो क्या बताएंगे? पीपुल ऑफ इंडिया इज द करेक्ट। ठीक है ना, चलो। हाँ, एक चीज और है कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है या नहीं है, तो मैं आपको बताता हूं कि एक केस हुआ था, बेरूबारी केस, जिसमें 1916 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रियम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है। किस केस में? बेरूबारी केस में। क्यों कहा था? कारण यह था कि जो प्रियम्बल है उसको पूरे संविधान बनाने के बाद सबसे लास्ट में ऐड किया गया था। लेकिन बाद में एक और केस आया, केशवानंद भारती केस 1973 में, और केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले जजमेंट को पलट दिया और पलट कर यह कहा कि प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अभिन्न अंग है भारतीय संविधान का ये। ठीक है ना, तो अभिन्न अंग है तो उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, चेंजेस किए जा सकते हैं। तो 1976 में क्या किया गया? चेंजेस करके और ये 3 नए शब्द को जोड़ दिया गया, याद रखिएगा। ठीक है साथियों, चलो वेरी गुड। अब इसमें हम बात करते हैं, हाँ वही जो मैं बता रहा था। तो 1960 में क्या हुआ? बेरूबारी केस हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रियम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन 1973 में केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले डिसीजन को पलट दिया और कहा कि इसको, ये भारतीय संविधान का हिस्सा है, इसलिए इसको अमेंड किया जा सकता है। और इसके बाद फिर से 1995 में LIC ऑफ इंडिया वर्सेस कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के बीच में एक केस हुआ था। उस केस में फिर से अपने पुराने डिसीजन, यानी कि जो केशवानंद भारती केस में कहा था उसको दोहराया गया। फिर से कहा कि प्रियम्बल अभिन्न अंग है, याद रख लो। ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, और एक चीज और बता दे रहा हूं कि प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसेबल, यानी प्रियम्बल में जो कुछ भी लिखा गया है उसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे उसमें लिखा गया जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, तो आप कहेंगे हमको इकोनॉमिक जस्टिस नहीं मिल रहा है, हमको जॉब नहीं मिल रहा है, प्रियम्बल में लिखा गया है कि मिलना चाहिए, तो हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहेगा नहीं, क्योंकि साफ साफ लिखा गया है कि प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसेबल, तो यानी कि वाद संगत ये प्रियम्बल नहीं है, इसको लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है ना, चलो। अब यहां पे देखते हैं द कंपोनेंट्स ऑफ द प्रियम्बल, प्रियम्बल के क्या क्या कंपोनेंट हैं। तो सबसे पहले जो सोर्स मैंने बताया था, सोर्स क्या है? सोर्स है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के लोग। उसके बाद दिया गया था नेचर, नेचर कि भारत का नेचर कैसा होगा। हाँ, तो इसने डिक्लेयर किया कि इंडिया का नेचर कैसा होगा, क्या होगा? सोवेरियन होगा, है ना, यानी कि हिंदी में बोलते हैं संप्रभु। सोवेरियन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संप्रभु। फिर क्या होगा? सोशलिस्ट होगा, यानी कि समाजवादी होगा। फिर सेक्युलर होगा, है ना, सब लिखा हुआ है प्रियम्बल में, सेक्युलर। इसके बाद डेमोक्रेटिक होगा, यानी कि लोकतांत्रिक होगा। और फिर रिपब्लिक होगा, यानी कि गणतांत्रिक होगा। ये नेचर है। क्या नेचर हुआ? सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक है इंडिया। अब इसको एक एक करके देखेंगे कि सोवेरियन का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है। ये सारी चीजें हम डिटेल में इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। हाँ भक्ति भारत, बहुत बढ़िया क्लास सर जी, वेरी गुड। आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं बड़ी खुशी हुई कि आपको समझ में आ रहा है। देखो दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब है कि क्लास अच्छी है। नहीं समझ में आ रहा है तो गड़बड़ है। कमेंट में बता सकते हो कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है ना।
चलो आगे हम इसमें चलिए बात करते हैं। तो वही संविधान के अंदर ऑब्जेक्टिव भी दिया गया, प्रियम्बल में ऑब्जेक्टिव भी दिया गया, क्या क्या? तो ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, वही पढ़ाया था ना, अभी पढ़ रहा था जब, तो देखा जस्टिस, 3 टाइप के जस्टिस, वो सब डिटेल पढ़ेंगे। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, और डेट भी दिया गया कि किस डेट पे आपका ये संविधान बना, और साथ में सोर्सेज कहां से अथॉरिटी प्राप्त करता है, तो मैंने बता दिया पीपुल ऑफ इंडिया से अथॉरिटी प्राप्त करता है। इसका ऑब्जेक्टिव और प्रमोशन क्या है वो सब। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सोवेरियन क्या? सोवेरियन, सोवेरियन, सबसे पहला शब्द क्या था? सोवेरियन, यानी कि संप्रभु। संप्रभु का क्या मतलब होता है? संप्रभु का मतलब होता है कि ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हो और किसी एक्सटर्नल फोर्स से वो प्रभावित नहीं होता, उसको बोला जाता है सोवेरियन नेशन, यानी संप्रभु देश है वो। तो भारत भी ऐसे किसी से प्रभावित नहीं होता है, अपना डिसीजन वो स्वयं ले सकता था। हाल इसका एक एग्जांपल, जैसे अभी में यूक्रेन और रशिया वार चल रहा था, तो उस समय यूएसए और जो वेस्टर्न नेशन है उन्होंने भारत के ऊपर बहुत दबाव बनाने का प्रयास किया कि भारत रशिया से ऑयल नहीं खरीदे, लेकिन भारत ने उनकी बात नहीं मानी और रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं। यानी क्यों खरीद पा रहे हैं? क्योंकि हम एक सोवेरियन नेशन है, संप्रभु देश है, इसी वजह से खरीद पाते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर के लोगों के द्वारा प्रभावित नहीं होते, बहुत सारे ट्रेड और सैंक्शंस और दुनिया भर के लगा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी आर्थिक स्थिति या बाकी सब चीजों पर थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, हमें टेक्नोलॉजी प्राप्त करने में तकलीफ हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली अगर हम चाह दें कि वो हमें प्रभावित न कर पाए तो वो प्रभावित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सोवेरियन है। ठीक, तो सोवेरियन मींस इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ स्टेट, दिस इज एब्सोल्यूट एंड सुप्रीम पावर, यानी कि स्टेट का क्या एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, वो सुप्रीम पावर है। ठीक है ना, और ये आपका लेजिस्लेट कर सकता है किसी भी सब्जेक्ट को देश के अंदर। ठीक है ना, इंडिया इज नॉन सब्जेक्टेड टू कंट्रोल ऑफ एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी, यानी भारत किसी बाहर से कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है ना, ये ना ही किसी के ऊपर डिपेंडेंसी रखता है या फिर किसी का ये डोमिनियन है ना, तो किसी का ये गुलाम भी नहीं है, ना ही किसी का अधिराज्य है, पूरा इंडिपेंडेंट है। ये सारा किसका नेचर है? ये सोवेरियन नेचर है, जो हमारे अंदर सोवेरियन या संप्रभु लिखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं सोशलिस्ट नेचर, समाजवादी नेचर। समाजवादी क्या है भाई? आजकल जो समाजवाद के नाम पे लोग जो झंडा लेकर चलते हैं, वो समाजवाद हमारे देश के अंदर है क्या भाई? अब तो कहना सही नहीं है, ठीक है ना। समाजवाद के पीछे लोग करप्शन भी करते रहते हैं, ठीक है ना। तो समाजवादी वैसा है क्या? देखो समाजवाद जो है होता है ना, समाजवाद 2 प्रकार का है। एक वेस्टर्न जो है समाजवाद, या आप कहते हैं पश्चिमी समाजवाद या वेस्टर्न सोशलिज्म, और एक हो गया इंडियन सोशलिज्म, जिसको गांधीयन सोशलिज्म कहा जाता है। वेस्टर्न सोशलिज्म क्या कहता है, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। सोशलिस्ट क्या होता है? सोशलिस्ट जो है, ये शब्द हमारे मूल संविधान में था ही नहीं, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है ना। अब ये क्यों जोड़ा गया था? ताकि हमारे देश के अंदर जो इनइक्वालिटी है उसको कम किया जा सके, ठीक है ना। और इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। याद रखना, सोशलिस्ट कंट्री अलग होती है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होना भी अलग चीज है। अभी समझाऊंगा क्या है, होता है आपका डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है ना। अब देखो सोशलिज्म, अब समझते हैं, कोशिश करते हैं कि भारतीय सोशलिज्म या इंडियन सोशलिज्म और वेस्टर्न सोशलिज्म में अंतर क्या होता है। वेस्टर्न सोशलिज्म ये कहता है कि ऑल प्रॉपर्टी बिलोंग टू स्टेट, यानी कि वहां पर सारी प्रॉपर्टी किसकी है? राज्य की है, और राज्यों में वो वहां के जो नागरिक हैं उनमें राज्य इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसको कहा जाता है वेस्टर्न सोशलिज्म। इंडियन सोशलिज्म वही कहता है कि यहाँ पे प्राइवेट भी होगा और पब्लिक भी होगा। पब्लिक का मतलब क्या होता है? पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट भी होगी और प्राइवेट प्लेयर भी होंगे, और दोनों की प्रॉपर्टी एक साथ में एग्जिस्ट करेगी। ये क्या होता है? इंडियन सोशलिज्म है। जिसमें एक चीज और ये कहा जाता है कि ये जो पुअर सेक्शन है, जो वल्नरेबल सेक्शन है, इनको मेन स्ट्रीम में शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो ये क्या है? ये गांधीयन सोशलिज्म है, जो कि वेस्टर्न सोशलिज्म से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। चलिए आपको एक स्टोरी भी सुनाता हूं। आपको पता है सोशलिज्म का जो जनक थे वो कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। और कार्ल मार्क्स का जन्म कहां पर हुआ था? इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। रहते थे लंदन में, ठीक है। लंदन में रहते रहते बेचारे जो है कुछ चीजों से प्रताड़ित हो गए, और प्रताड़ित होने के बाद एक फिलॉसफी लेकर आए सोशलिज्म का। और लंदन में यानी इंग्लैंड में इनको कोई नहीं सुना, बगल वाले ने सुन लिया। किसने? बगल वाले यूएसएसआर ने इनकी बातें सुन ली, और यूएसआर में बोल्शेविक क्रांति हो गई वहां पे, और वहां पे सोशलिज्म आ गया। देखो विचारधारा जो है ना, विचारधारा बहुत तेजी से ट्रेवल करती है, ठीक है ना। तो ठीक है, आप किस विचारधारा के आप जानो, ठीक है। चलो यहाँ पे बात करते हैं। सोशलिज्म को समझ में आया कि हमारे यहाँ कैसा सोशलिज्म है? गांधीयन सोशलिज्म, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है,
और जो वल्नरेबल सेक्शन है, गरीब जो लोग हैं, उनको उत्थान करने का या उनको मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? सोशलिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट लिखा गया है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। कैसा रिपब्लिक है? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि एक ऐसा देश जो जहां की सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है, उसको डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो भारत क्या एक डेमोक्रेसी है? सोचो, पाकिस्तान भी डेमोक्रेसी है, हालांकि वहां पे जो सरकार तो चुनी जाती है, लेकिन वो ज्यादातर आर्मी के द्वारा चुनी जाती है। कहने के लिए वोटिंग करा देते हैं तो वो मान लेते हैं कि जनता के द्वारा चुनी गई, वो खुद को डेमोक्रेटिक बोलते हैं। ठीक, लेकिन एक्चुअल डेमोक्रेसी देखना है तो आप इंडिया में देखो, यूएसए में देखो, यहाँ पे डेमोक्रेसी पाई जाती है, जहां पे जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है। ठीक है, तो भारत क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और साथ में क्या है? रिपब्लिक है। इट मींस हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, यानी जो हेड ऑफ स्टेट यानी राष्ट्रपति है, वो उनको क्या किया जाता है? चुना जाता है। स्टेट क्या होता है? स्टेट क्या है? स्टेट का मतलब है, हमारे यहाँ संविधान के अंदर दो आर्टिकल है, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36, 12 एंड 36। इसके अंदर स्टेट का डिफिनीशन दिया गया है। तो ये सारा स्टेट का डिफिनीशन है, पढ़ लो इसे। ठीक है ना, मैं नहीं पढ़ने वाला। हाँ, मैं पढ़ूंगा कब? जब आर्टिकल 12 पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, तब स्टेट का डिफिनीशन पढ़ूंगा। ठीक है, पूरा वहां पे स्टेट क्या है वो पूरा का पूरा आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है साथियों, चलो। हाँ, इंडिया हैज ए इलेक्टेड प्रेसिडेंट, और वे हर फिक्स होता है 5 साल के बाद ये चुने जाते हैं। ठीक है ना, एक बात और, प्रेसिडेंट मैंने बता चुका हूं कि इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। ठीक है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, देखो इनडायरेक्टली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये 3 पॉइंट याद रखना है। राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन सा? इनडायरेक्ट होता है, दूसरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व, और मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी एकल संक्रमण प्रणाली। ये तीनों शब्द याद रखोगे तो राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद और एक चीज और, भारत में जो कोई भी व्यक्ति 35 ईयर एज का हो चुका है, भारत का नागरिक है और 35 ईयर एज का हो चुका है, और लोकसभा की सदस्यता रखने लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन इसमें और भी कुछ टेक्निकलिटी है इलेक्टोरल कॉलेज वाला, वो आपको मैं बाद में समझाऊंगा इलेक्टोरल कॉलेज वाला क्या इसमें है। ठीक है ना, चलो। सेक्युलर एक शब्द और है, सेक्युलर क्या चीज होता है? ठीक है ना, सेक्युलर या पंथ निरपेक्ष है, तो यानी कि हमारा जो देश है, हमारे देश का तो कोई धर्म नहीं होगा। हमारे जो सेकुलरिज्म है ना, उसको बोला जाता है सकारात्मक, पॉजिटिव। कारण है कि देश का तो कोई धर्म नहीं है, सरकार का तो कोई धर्म नहीं है, लेकिन यहाँ के नागरिकों को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वो किसी भी प्रकार के धर्म को फॉलो कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि चाइना भी एक सेक्युलर स्टेट है, लेकिन वहां की जो सेकुलरिज्म है वो निगेटिव है, क्योंकि वो स्टेट कहता है कि हमारा कोई धर्म नहीं है और अपने नागरिकों का भी हम कोई धर्म नहीं मानते हैं। वो चाइना का क्या होता है? निगेटिव। इंडियन क्या है? पॉजिटिव है। तो हमारे देश का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। पाकिस्तान को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है इस्लामिक स्टेट ऑफ रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यानी वहां का एक धर्म है, लेकिन इंडिया का कोई भी धर्म नहीं है। ठीक है साथियों, चलो राज्यसभा। ठीक, क्या कहना चाहते हैं राज्यसभा? सर हेलो सर, ओके सर, ठीक है। चलो, डेमोक्रेटिक का मतलब बता चुका हूं, 2 शब्दों से मिला है। डिमोस का मतलब होता है पीपल, और क्रेटिया का मतलब होता है रूल, यानी लोगों का रूल। ठीक है ना, तो रूल बाय द पीपल यानी कि जो गवर्नमेंट होती है वो किसके द्वारा इलेक्ट होती है? लोगों के द्वारा इलेक्ट होती है। ठीक है ना, तो इंडिया में क्या होता है? देखो, डेमोक्रेसी भी 2 प्रकार की होती है ना, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो जहां पर लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, है ना, और वो प्रतिनिधि जाकर क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं। वो क्या होता है? वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होता है जिसमें जनता सीधे सीधे सरकार बना लेती है, उसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। ठीक है ना, तो हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और इसी को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी बोला जाता है, जहां पे हमारे लिए नियम और कानून हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा बनाया जाता है। कहां पर? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में नियम और कानून जो बनाए जाते हैं वो जनता के द्वारा सीधे सीधे पूछे जाते हैं। वहां पे कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, जैसे प्लेबिसिट, रेफरेंडम, रिकॉल, इस तरीके के जो टर्म्स हैं वो यूज किया जाता है, डिवाइसेस यूज किया जाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक, चलो, आज जब डेमोक्रेसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे पार्लियामेंट के अंदर, तो इसके बारे में डिटेल देखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है दया? दया, ठीक है। चलो चलो आगे बात करते हैं जस्टिस, यानी हमारे देश के जो प्रियम्बल के अंदर जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं वो ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जस्टिस यानी कि न्याय प्रदान करना,
अब न्याय कितने प्रकार के, 3 प्रकार के न्याय प्रदान करने की बात कही गई है, ठीक है ना। तो देश के अंदर सभी लोगों के बीच में हार्मनी बनाए रखना, इंडिविजुअल के बीच में फ्रेटर्निटी बनाए रखना, इस सब के लिए क्या होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक चीज याद रखो कि जस्टिस केवल लीगल जस्टिस की ही बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि क्या सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस भी होना जरूरी है देश के अंदर। अब देखो एक चीज कहा जाता है जस्टिस में, जैसे सोशल जस्टिस है, सोशल जस्टिस आपको देना है तो सभी नागरिकों को क्या देना होगा, इक्वालिटी देनी होगी। अब किसी के अंदर भेदभाव ना हो, ठीक है ना, तो स्टेट क्या करे और सभी सोसाइटीज के बीच में क्या क्रिएट करे, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इस तरह की चीजें क्रिएट करे और डिस्क्रिमिनेट ना करे किसी को बर्थ, रेस, कास्ट, रिलीजन, सेक्स और टाइटल्स इत्यादि के आधार पर। ये क्या होता है, सोशल जस्टिस होता है, ठीक है ना। और हमारे यहाँ आर्टिकल 38 के अंदर कहा गया है कि हमारा जो देश होगा एक वेलफेयर स्टेट होगा। तो ये वेलफेयर स्टेट क्या करेगा, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करेगा, इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करेगा, इस तरह की चीजें प्रोवाइड करेगी, ठीक है ना। अब एक चीज और कहा जाता है कि सोशल जस्टिस जो होता है ना, बिना इकोनॉमिक जस्टिस के नहीं प्राप्त किया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और देखो सोशल जस्टिस को कैसे इकोनॉमिक, जैसे आपके पास पैसा है ही नहीं तो लोगों की भलाई आप कैसे कर सकते हो, नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए इकोनॉमिक पावर होना भी जरूरी है, ठीक है ना। इकोनॉमिक पावर से ही सोशल जस्टिस आ सकता है। और अगर इकोनॉमिक पावर हो जाते हैं और सोशल जस्टिस का काम नहीं करता तो ये भी काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर कुछ ही हैंड्स में, कुछ ही लोगों के पास अगर ज्यादा पैसा रहे तो वहां पे इनइक्वालिटी क्रिएट होती है और जो देश के लिए कतई अच्छा नहीं है, ठीक है ना साथियों। चलो इकोनॉमिक जस्टिस की बात करें तो लोगों के पास, जो पुअर पीपल है उनके पास भी उनको जीने, खाने या एक जनरल नीड होती है ना व्यक्ति की क्या बोलते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, एक जनरल नीड होती है। ये नीड पूरी होनी चाहिए सबको, तभी क्या प्राप्त होगा, आपका इकोनॉमिक जस्टिस प्राप्त हो सकता है। लोगों को आराम से कुछ नौकरी मिल जाए, कुछ और सारी करने का, काम करने का साधन मिल जाए तो ही इकोनॉमिक जस्टिस पॉसिबल है। और सबसे लास्ट में पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि आपके राजनीतिक न्याय। वो राजनीतिक न्याय कैसे प्राप्त होंगे, तो सभी सिटीजन को क्या कर दो, इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दो पॉलिटिकल स्फीयर में, यानी सब नेता बन सकते हैं हमारे देश में। सही बात यही है कि पॉलिटिकल जस्टिस सबसे ज्यादा है, जो देखो वो भी नेता है। अगर आप जाएं किसी नुक्कड़ पर खड़े हो जाए तो आपको 1-2 नेता लोग मिल जाएंगे और आपके अंदर भी वो नेता के गुण तो फुदफुदाते ही होंगे, निकलते ही होंगे, ठीक है ना। चलो आगे हम बात करते हैं कि आप जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मानदंड भी बहुत कम रखा गया है, कोई मानदंड नहीं है। आप अगर नेता बनना है तो आपके पास कोई एजुकेशन हो ना हो आप नेता बन सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारा क्या है, आपका पॉलिटिकल जस्टिस दिया गया है, ठीक। आर्टिकल 325 और 326 के अंदर सबको इक्वल राइट दिया गया है वोट देने का, चाहे आप पढ़े लिखे हो या पढ़े लिखे न हो, या फिर आप गरीब हो या फिर अमीर हो, चाहे कुछ भी हो। अगर आप 18 साल का उम्र पार कर चुके हैं तो आपको वोटिंग राइट दी जाती है, और यही क्या है, ये आपका क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस है, ठीक है साथियों। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें लिबर्टी। तो हमारे देश के अंदर लिबर्टी का एक मीनिंग क्या होता है, स्वतंत्रता होनी चाहिए अलग अलग चीजों, कौन कौन सा, आपके थॉट यानी सोचने की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन यानी खुद को किस प्रकार से आप एक्सप्रेस करते हैं उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, आप किस में विश्वास रखते हैं, बिलीफ, फेथ, कि क्या पूजना चाहते हैं, वर्शिप, इन सब की आपको लिबर्टी दी जाती है। और ये सब फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आ जाते हैं। आर्टिकल 19 में पढ़ाऊंगा क्या है, आर्टिकल 19 में कौन कौन से फ्रीडम दिए गए। इसके बाद आर्टिकल 25 से लेकर 28 में जो रिलीजियस राइट दी जाते हैं, जहां पर बिलीफ, फेथ और ये सबको आप फॉलो कर सकते हैं। ये थॉट और एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 के अंदर दिया गया है। ये सारी चीजें हैं जो लिबर्टी के अंदर आते हैं। तो फंडामेंटल राइट जो होता है वो आपको क्या प्रदान करता है, लिबर्टी प्रदान करता है। इक्वालिटी की बात करें तो फंडामेंटल राइट आपको इक्वालिटी भी प्रदान करता है, ठीक है ना। तो एक चीज आप कह सकते हैं, जो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं या पॉलिटिकल जस्टिस होता है वो कहां से मिलता है आपको, वो फंडामेंटल राइट से मिलता है। और साथ में जो लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सारी चीजें भी कहां से मिलती है, फंडामेंटल राइट से मिलती है, ठीक है ना। एक चीज और नोट कर लो, हमारे यहाँ आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 पढ़ाऊंगा तो वहां भी बताऊंगा, यहां भी लिख लो, इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के समझ समानता, ये यूके से लिया गया है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये यूएसए से लिया गया है, ठीक है ना। यानी कि विधि का समान रूप से संरक्षण यूएसए से लिया गया है, और विधि के समझ समानता ये कहां से लिया गया है, यूके से लिया गया है, ठीक है ना। अब इसके बारे में मैं डिटेल आपको आर्टिकल 14 के अंदर समझाऊंगा। तो हमारे यहाँ इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दिया गया है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, यानी कि राइट टू इक्वालिटी, ठीक है ना, 14 से 18। तो फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो राइट टू इक्वालिटी के बारे में वहां पे डिटेल में चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है साथियों। चलो
फ्रेटर्निटी बहुत जरूरी है, बोलते हैं कि भाईचारा होना चाहिए सबके बीच में, तो फ्रेटर्निटी के भी जो आइडिया है ये हमारे प्रियम्बल के दिया गया, यानी कि लोगों के बीच में ब्रदरहुड को प्रमोट करना, नागरिकों के बीच में सिंगल सिटीजनशिप दिया गया। कारण क्या है? ताकि सबको ये लगे कि हम लोग एक ही सिटीजन, एक ही तरीके के लोग हैं ना। अगर अलग अलग दे देता, कोई बिहार का सिटीजन हो, कोई वैसे ही लोग कहते रहते कि मैं बिहारी हूं, मैं यूपी वाला हूं, मैं हरियाणवी हूं, मैं राजस्थानी हूं, ठीक है। अगर वहां पे अलग से उनको आइडेंटिटी भी दे देते तो और ज्यादा डिफरेंसेस होते थे। लेकिन क्या किया गया? सबको ब्रदरहुड को बढ़ावा देने के लिए सिंगल सिटीजनशिप रखा गया, एकल नागरिकता रखी गई देश के अंदर, ठीक है ना। शुभम राय, हेल्पफुल सेशन सर, हेलो शुभम, वेलकम आपका, ठीक है। और देखो हमारे यहाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिया गया है, इसके द्वारा हार्मनी और इस सबको प्रमोट करने का प्रयास किया जाएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल भाग 4 में इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। और साथ में हमारे यहाँ जो इंडिविजुअल है उसकी डिग्निटी पे बहुत ध्यान दिया गया है। आर्टिकल 21 आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इंडिविजुअल की डिग्निटी पे कितना ज्यादा ध्यान रखती है। सुप्रीम कोर्ट भी बहुत ज्यादा इस पे ध्यान रखती है, ठीक है ना। जैसे राइट टू प्रिवेसी आपको दी गई, बहुत सारे राइट दिए गए हैं, लाइफ की राइट दी गई, ये सारी की सारी इसके अंतर्गत आ जाती है, ठीक है ना। अब आर्टिकल 51A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज भी दिए गए हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर वहां पे लिखा गया है कि यहां नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वो आपस में बंधुत्व को बढ़ावा दें, ठीक है ना, ब्रदरहुड को बढ़ावा दें, ठीक। चलो, तो इस तरीके से जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में हम लोगों ने जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो देख ली। प्रियम्बल के अंदर क्या क्या आपको मेन रूप से ध्यान में रखना है, एक बार फिर से मैं रिवाइज कराने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। कि सोर्स क्या है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसके बाद हमारे देश का नेचर कैसा है, तो नेचर कैसा है, सोबेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक है। इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, तो क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये हमारा क्या है, ये सारे के सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। और कब ये तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को हमारे यहाँ संविधान के अंदर प्रियम्बल तैयार हो गया था। प्रियम्बल को केवल एक बार अमेंड किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन सा? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी नाम के 3 शब्द जोड़े गए थे इसमें, ठीक। इसके बाद बेरूबारी केस में प्रियम्बल को कहा गया था कि ये संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके बाद केशवानंद भारती केस में कहा कि संविधान का हिस्सा है, LIC केस में कहा संविधान का हिस्सा है। और इसके जितने भी यहाँ पे टर्म है, टर्मिनोलॉजी का मतलब मैंने आप लोगों को बताया। साथ में प्रियम्बल नॉन जस्टिसेबल होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। कि किसने कहा था, यानी कुंजी किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। हॉरोस्कोप किसने कहा? KM मुंशी ने कहा। पालखी वाला ने इसे आइडेंटिटी कार्ड कहा था। और फिलॉसफी कहां से प्राप्त होती थी? वो भी आपके प्रियम्बल से। और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की आत्मा कौन है? तो वो भी हमारे यहाँ प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल है, याद रहेगा। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दूं। पूछा जाए कि प्रियम्बल ऑफ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो क्या बताएंगे? प्रियम्बल। अगर पूछा जाए कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसे 100 डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है साथियों। एक चीज और, यहां पे जो प्रस्तावना है इसको कहां से लिया गया था? USA से लिया गया था। पूछा जाएगा कि जो आपका प्रियम्बल, इसके शब्द कहां से उठाए गए, तो क्या बताएंगे? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से उठाए गए। पूछा जाए कि इसके लैंग्वेज कहां से लिया गया है, यानी कि प्रियम्बल की लैंग्वेज कहां से ली गई, तो वो कहां से ली गई है? ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो इस तरीके से पूरा प्रियम्बल आपका एक तरीके से मैंने समराइज करने का प्रयास किया, और अलग अलग शब्दों के मीनिंग क्या होते हैं वो सारे मीनिंग मैंने आपको बताने का प्रयास किया, ठीक है। देख रहा है ना विनोद सर कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं। हाँ विनोद, देखते रहो। विनोद हर चीज पे ध्यान रखता था, ठीक है, छोटी छोटी बातों पर, ठीक। तो आप भी विनोद की तरह कंसंट्रेट करिए, फोकस करिए चीजों पे। अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो एग्जाम में आपसे छूट जाएगा। पूरी पॉलिटी ढंग से पढ़ाई करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, इतना तो कर ही सकते हो यार, है ना। शेयर करना, लाइक करना, इसमें आपको कुछ खर्च तो होता नहीं है, तो कर दो यार, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो साथियों, एक बार फिर से आपसे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत।